वेलकम टू HFR क्लास 9। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इस चैप्टर में बहुत सारे इवेंट होते हैं, हादसा पेश आते हैं, वो क्या होते हैं। ये चैप्टर है फ्रांस के बारे में, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। 1789 में फ्रांस में एक इवेंट होता है, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ से शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति की। वॉट हैपेंड एंड हाउ, क्या होता है, कैसे होता है। स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन, वाई, फ्रांस में एक जेल था जिसको लोग तोड़ देते हैं। डेमोलिशिंग ऑफ फोर्ट्रेस, वाई, फ्रांस में जो एक किला था जिसको लोग फोर्ट्रेस कहते थे या जो बास्टिल के नाम से जाना जाता था, लोग उसको तोड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं और उसकी जो ईंटें होती हैं उसको ले जा करके बाज़ारों में फ्रेग्रेंस के तौर पे बेची जाने लग जाती हैं कि जो लोग उसको यादगार के तौर पे रखना चाहें वो रख सकते हैं। राइटिंग इन पेरिस एंड कंट्री साइड, पेरिस में और कंट्री के आसपास के इलाकों में हंगामे जैसी सूरत बन जाती है, दंगे जैसी सूरत बन जाती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो राजा थे जिनका नाम था लुई 16, उनके बारे में कुछ उनके खानदान 1774 में लुई 16 ऑफ बॉनबोन फैमिली, लुई 16 जो कि कहाँ से थे, बॉनबोन फैमिली से थे। बॉनबोन फैमिली फ्रांस के एक शाही खानदान था, ठीक है। मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, उनकी शादी होती, उनका क्या नाम था, मैरी। अब हमारा अगला टॉपिक आ रहा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 18वीं सदी में कैसी थी, तो अब हम ये पढ़ेंगे। फ्यूडल सोसाइटी, जिसको जाना जाता है ओल्ड रिजीम के नाम से भी, और ये इसका मतलब होता है ओल्ड रिजीम का कि बिफोर 1789, ठीक है। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड थी। नंबर 1 पे आता है कौन, क्लेर्जी। नंबर 2 पे आता है नोबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट के नाम से जाना जाता है क्लर्जी और सेकंड स्टेट के नाम से जाना जाता है नोबिलिटी। अब मैं आपको इन दोनों का मतलब समझाऊंगा कि फर्स्ट स्टेट का क्या मतलब है, मतलब जो है क्लर्जी का क्या मतलब है, और सेकंड स्टेट जिसमें कौन आते थे, नोबिलिटी, तो उसका क्या मतलब है। देखिए, फर्स्ट स्टेट का मतलब है कि जो फ्रांस के जो पादरी होते थे, ठीक है, फादर्स, वो आते थे फर्स्ट स्टेट में, ठीक है। और सेकंड स्टेट में फ्रांस के जो राजा थे उनका जो पूरा खानदान था वो आता था। और जो थर्ड स्टेट था उसमें कई सारे लोग आते थे, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, ठीक है, मर्चेंट्स आते थे, और जो है कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स आते थे, वकील आते थे, ठीक है, पीजेंट्स आते थे, मर्चेंट्स आते थे, और स्मॉल लैंडलेस लेबर, और बहुत सारे लेबर आते थे, मजदूर आते थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी। नौकर आते थे जिसको सर्वेंट भी कहते हैं, और फार्मर्स किसान भी आते थे, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट इंजॉयज प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और जो पहले और दूसरे स्टेट थे फ्रांस के वो क्या करते थे, बेस्ड ऑन बर्थ उनको कुछ हक मिले हुए थे, कुछ प्रिविलेजेस मिले थे। प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ पैदा होने से कोई चीज़ मिल जाए, ठीक है, आपको पहले से मिल जाए। तो पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे कुछ हक जो है कुछ उनको मिला हुआ था, जन्म होने कहीं पर पैदा होने से, कहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड स्टेट में अगर वो पैदा हो जाते थे तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, ठीक है। वो क्या थे अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्या होता है कि थर्ड स्टेट जो था, देवर ऑब्लाइज टू पे टैक्सेस, उनसे जो फ्रांस के जो राजा थे वो जबरदस्ती जबरदस्ती क्या करते थे, टैक्स लेते थे अंडर सर्विसेज, किस हिसाब से, जिस तरह उनका काम होता था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी जो थी फ्रांस की, ठीक है, 18वीं सदी का मतलब है बिफोर 1799, मतलब जो है 1800 सदी से पहले, ठीक है। 1701 से लेके 1789 के पीरियड जो होता है उसको जाना जाता है 18th सेंचुरी के नाम से। तो जो टैक्स था जो फ्रांस के राजा लेते थे उसमें जो एक टैक्स था उसका क्या नाम था, तिथिज नाम था। और ये कौन सा टैक्स था, तो ये क्या था, ये जो टैक्स था, टैक्स लिवाइड बाय द चर्च, ये जो चर्च थे फ्रांस में वो भी टैक्स लेते थे, किससे, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से। और ये कैसा टैक्स होता था, 1/10 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। फ्रांस के जो लोग थे जो थर्ड स्टेट के थे, किसान थे, वो जो भी पैदा करते थे, जो भी उगाते थे, उसमें से 10 में से एक हिस्सा ले लेते थे। इसका मतलब ये हो रहा है कि उनके पास मान लीजिए उन्होंने जो है 10 किलो गेहूं उगाया,
तो वो क्या करेंगे, चर्च वाले 1 किलो गेहूं उसमें से ले लेंगे। और टेल था फ्रांस का जो सेकंड टैक्स था, जो कि किससे लिया जाता था, थर्ड स्टेट के लोगों से। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। टैक्स लिया जाता था तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से लिया जाता था, ठीक है। तो क्या होता है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। जो टैक्स था फ्रांस में जो देते थे लोग, वो किसे डायरेक्ट पे करते थे, जो टेल था जो टैक्स, ठीक है, वो किसको पे करते थे, सीधे स्टेट को पे करते थे। तो ये जो दो टैक्स थे ये फ्रांस के लोग देते थे। एक जो टैक्स था वो जो तिथिस के नाम से जाना जाता है, वो चर्च को देते थे, और जो टेल था वो जो है फ्रांस के स्टेट को देते थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आता है कि फ्रांस में हमने शुरू पेज पे पढ़ा था क्या, फ्रांस का जो खजाना था वो पूरा का पूरा खाली था। तो ये पढ़ेंगे कि रीजंस फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी। फ्रांस का जो खजाना था वो खाली क्यों था, उसकी क्या वजह थे। तो क्या होता है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार्स, फ्रांस में जंग चल रही थी, ठीक है, एक बहुत खतरनाक। उससे क्या होता है कि ड्रेन आउट द रिसोर्सेज, फ्रांस में जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी चीजें पाई जाती थी, जो भी खजाने थे, वो क्या होते हैं, सब ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। अब ये क्यों होते हैं, तो देखिए इसका भी एक कोई वजह है, कारण है। तो क्या है कि मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट पैलेस, एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज जो है फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, वहां पर एक कोर्ट था, ठीक है। उसको जो संभालने का, जो वहां का कोर्ट का, एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट का मतलब ये है कि शाही घराना, शाही महल जो था ना, जहां रहते थे शाही खानदान फ्रांस का, लुई 16 जहां रहते थे, तो उसका जो खर्चा था, वहां पर हजारों नौकर काम करते थे, हजारों लोग काम करते थे। तो उसका खर्चा अदा करने में भी अच्छा खासा पैसा, अच्छे खासे नोट लग जाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इसमें भी जो है फ्रांस के बहुत ज्यादा जो पैसा रहता है वो भी इसमें जो है पूरा ड्रेन्ड आउट हो जाता है, ठीक है, खत्म होने लग जाता है। और उसकी जो तीसरी वजह थी क्या, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में एक आजादी के लिए एक जंग चल रही थी, ठीक है। और इस जंग का जो एनिमी था, ठीक है, वो कौन था, ब्रिटेन था। अब देखिए जो ब्रिटेन है उसकी लड़ाई फ्रांस से भी होती है और अमेरिका से भी होती है। अब क्या होता है, ये हो गया, मान लीजिए जो हमारा ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा ब्रिटेन, ठीक है, और ये हो गया अमेरिका, और ये हो गया फ्रांस, ठीक है। अब क्या होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, साथ मिलके ब्रिटेन के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो यही है कि कॉमन एनिमी, इनका जो एनिमी था वो कौन था, ब्रिटेन था। अब क्या होता है कि फ्रांस जो है कर्जदार हो जाता है, इसमें कितना, 2 बिलियन लीवर्स ऑफ डेप्ट, अच्छा खासा कर्ज अदा करना पड़ता है फ्रांस को इसमें, क्योंकि दोनों साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे, तो फ्रांस को अच्छा खासा पैसा जो है लगाना पड़ेगा। तो फ्रांस का जो पैसा था अपना वो तो खत्म हो गया, और ऊपर से फ्रांस कर्जदार हो गया, ठीक है। क्या होता है कि हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब क्या होता है, फ्रांस ने जिस किसी से भी लोन लिया था, फ्रांस के राजा ने, तो क्या होता है, अच्छा खासा पैसा जो है सूद अदा करने में ही लग जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वॉज इन स्पेंट ऑन पेइंग टैक्सेस। अच्छा खासा जो अमाउंट था वो टैक्स पे करने में निकल जाता है। फ्रांस के जो राजा रहते हैं इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, फ्रांस से बिल्कुल भी पैसा नहीं रहता है। तो क्या करते हैं फ्रांस के राजा, टैक्स लेते हैं। टैक्स किससे लेते हैं, सिर्फ फ्रांस के थर्ड स्टेट से लेते हैं, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें एक और आता है खर्चा, कौन सा था, रेगुलर एक्सपेंसिस। बहुत सारे ऐसे खर्चे थे जो कि रोज के थे, मतलब जब फ्रांस के राजा को जैसे कहीं झाड़ू लगवाना है तो उसके लिए पैसा निकलवाना, इस तरह के बहुत सारे खर्च आते थे, जिसमें भी अच्छा खासे पैसे खर्च हो जाते थे, क्योंकि फ्रांस जो है बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। तो उसमें जो अच्छा खासा पैसा तो लगेगा ही। तो आर्मी कोर्स, आर्मी का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। आर्मी के ऑफिशियल्स जो होते थे, जो आर्मी के लोग होते थे, उनको सैलरीज देनी पड़ती थी। कोर्स में अच्छा खासा पैसा लग जाता था। कोर्स क्या होते हैं, जहां पर जो है कोई भी फैसला लिया जाता था, ठीक है। अभी हमारे इंडिया में कोर्स होते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा सिविक्स में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिस जो सरकारी जो दफ्तर थे, जो सरकारी दफ्तर ऑफिस, वहां पर भी जो है अच्छा खासा खर्चा लग जाता था। एंड यूनिवर्सिटीज, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी फ्रांस में, जिसको चलाने में अच्छा खासा अमाउंट जो है फ्रांस के राजा का स्पेंड करना पड़ता था। अब इतना सारा अमाउंट स्पेंड करना पड़ रहा है, तो इसके लिए फ्रांस के राजा क्या करते थे, आपको मालूम, सिर्फ जो है थर्ड स्टेट के लोगों से ही टैक्स लेते थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो यही क्या है कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या, टैक्स वॉज पेड ओनली बाय थर्ड स्टेट। टैक्स जो लेते थे फ्रांस के राजा, वो किससे लेते थे, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों से। किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब क्या होता है कि फ्रांस के जो राजा रहते हैं वो तो अच्छा खासा टैक्स ले रहे होते हैं, ऊपर से उनको पीछे से फोर्स भी किया जाता है। किसकी तरफ से फोर्स किया जाता है,
उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, मैरी एंटोनेट जिनका नाम था, उनकी तरफ से फोर्स किया जाता है कि नहीं भाई आप टैक्स और बढ़ाओ, इतना टैक्स अभी कम है। तो इसमें हम एक आपकी जानकारी के लिए एक चीज जान लेते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये अमेरिका में है। तो क्या होता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्टेड बाय फ्रांस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस गिफ्ट करता है किसको, अमेरिका को। क्यों करता है, क्योंकि देखिए फ्रांस जो है अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ जंग लड़ रहा था। अब जब अमेरिका ये जंग जीत जाता है तो फ्रांस क्या करता है, एक गिफ्ट देता है किसको, यूएसए को, ठीक है। तो गिफ्ट में क्या रहता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब देखते हैं कि फ्रांस की जो सिचुएशन थी खराब क्यों थी। हमने पहले पेज पे पढ़ा था ना कि वहां की सिचुएशन बहुत खराब रहती, वहां पर एक इवेंट होता है, कौन सा, इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। तो उसी में एक जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, क्या है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। वहां पर जो लोग रहते थे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था सिर्फ और सिर्फ जिंदगी गुजारने के लिए। उनको जो है मतलब उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं रहता था, ठीक है। तो क्या इसकी कुछ वजह थी, वो भी हम देख लेते हैं। क्या था कि द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन। कब थी ये 23 मिलियन, 1715 में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी 23 मिलियन से टू 18 मिलियन इन 1789, 28 मिलियन तक 1789 में। मतलब जो 1715 और 1789 के बीच का जो वक्त है, इतने में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो कितना बढ़ गई थी, 5 लाख, मतलब जो 5 मिलियन बढ़ गई थी, मतलब 50 लाख बढ़ गई थी फ्रांस की पॉपुलेशन। इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी तो बढ़ेगी, लोगों को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है। 50 लाख सीधे पॉपुलेशन बढ़ी है तो लोगों को 50 लाख लोगों का और खाना चाहिए ना। लेकिन क्या होता है कि फ्रांस में इतना खाना नहीं रहता है कि लोगों को सही से मिल सके। प्रोडक्शन इज नॉट एज मच एज डिमांड। फ्रांस में प्रोडक्शन इतनी नहीं होती जितनी लोगों की डिमांड होती है। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। अब जो फूड ग्रेन्स होते थे, ठीक है, उसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेबरर्स वेजेस वर फिक्स्ड। अब इसके ऊपर से लोगों पे एक जुल्म ये भी किया जाता है कि जो मजदूर होते थे उनको जो है क्या करते थे, महीने भर की जो उनकी फीस होती थी वो फिक्स कर देते थे। और फिक्स ऐसा नहीं करते थे कि उनकी जो फीस रहती थी बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत ज्यादा कम रहती थी, इतनी कम रहती थी कि वो सही से खा पी नहीं सकते थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, लोग वहां के बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रांस में जो इवेंट होता है वो क्या होता है, क्या हादसा पेश आता है, ये हम अगले पेज से पढ़ेंगे। तो इसकी कुछ वजह ये भी थी, क्या था, ड्रॉट और हेल। कभी कभी क्या होता था, सूखा पड़ जाता था, कभी कभी जो है ओले पड़ जाते थे। तो इससे क्या होता था, प्रोडक्शन जो वैसी कम हो रही थी और कम हो जाती है, ठीक है। अब रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, क्या मैंने अभी आपको बताया ना, क्या कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो रही थी फ्रांस में और लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो इससे क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये जो दौर था फ्रांस में जब लोग इतना ज्यादा परेशान थे, जब उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो ये किसके नाम से जाना जाता है, ये सबसिस्टेंस क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो आप इसमें से कुछ पॉइंट लिख देंगे, 3 to 4 पॉइंट्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। क्या होता है कि ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेस्टेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास थी थर्ड स्टेट में से, ठीक है, वो क्या करती है, धीरे धीरे हालात को समझने लग जाती है कि उनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा बुरी घिनौनी चीज़ें की जा रही है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो हक मिले हुए थे किसको, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को, वो धीरे धीरे उसको खत्म करने लग जाते हैं। तो किस तरह खत्म करते हैं वो अभी हम जानेंगे, ठीक है। अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्पेरस। यह लिखा है ना कि अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्पेरस। थर्ड स्टेट जो था फ्रांस का, थर्ड स्टेट कौन था, जिससे फ्रांस के राजा क्या करते थे, टैक्स लिया करते थे। तो क्या होता है, अमीर बन जाता है। अब देखते हैं भाई अमीर कैसे बनता है। तो क्या होता है कि हु बिकेम प्रॉस्पेरस, कौन प्रॉस्पेरस बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो आप लिख देंगे अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्पेरस। क्यों प्रॉस्पेरस बनता है ये भी अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। ये जो लोग थे जिसमें मर्चेंट्स आते थे, ट्रेडर्स आते थे, तिजारत करने वाले लोग आते थे, धंधा करने वाले आते थे, लॉयर्स आते थे और मैन्युफैक्चरर्स आते थे। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं, जो कुछ जो है कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी कुछ फैक्ट्री होती है वहां पर कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, किस तरह अमीर बनते हैं, तो क्या होता है कि ये जो है कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं,
दूसरी कंट्रीज में क्या करते हैं, ये ओवरसीज ट्रेड करते हैं, समुंदर पार करते हैं, ठीक है, अपनी कंट्री छोड़ के अपनी कंट्री में कोई भी चीज बनाते हैं और दूसरी कंट्री में ले जा करके उसको बेचते हैं, तो उनको क्या मिलता है, इससे उनके पास पैसा आता है। तो क्या होता है कि गॉट अ वॉइस टू अपोज, उनके अंदर ये ताकत आ जाती है कि फ्रांस के जो राजा थे जो उनके साथ गलत कर रहे थे वो उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अब क्या होता है कि वो लोग पढ़ लिख लेते हैं, एजुकेटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो ये किस तरह होते हैं वो तो हमने पीछे पढ़ लिया है कि वो ओवरसीज ट्रेड करते हैं, समुंदर पार करके वहां जाके तिजारत करते हैं, धंधा करते हैं, तो उससे उनके पास पैसा आता है। तभी ये वो मानने लग जाते हैं कि बिलीव डेट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, तो उनका ये मानना हो जाता है कि कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पैदा होने से कहीं पर भी हक मिल जाए, कुछ भी उनको फायदा हो, ठीक है। तो डिमांडेड अ सोसाइटी, वो एक सोसाइटी की तब डिमांड करते हैं, किस कैसी सोसाइटी होती है वो, बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो पूरी तरीके से फ्रीडम के लिए बनी हो, सबको उसमें आजादी हो, ठीक है, उस सोसाइटी में। इक्वल लॉज, हर किसी के लिए बराबर लॉज हो, बराबर कानून हो उस सोसाइटी में, हर कोई आजाद हो और हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, बराबर मौका मिले, ठीक है। तो ये जो ख्याल आते हैं थर्ड स्टेट के लोगों में, ये कैसे आते हैं, तो देखिए कि इंस्पायर्ड बाय फिलोसफर्स, फिलोसफर किसको कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं हकीम, हकीम कहते हैं इसको उर्दू में, और पंडित जैसे हो गया कि जो लोग थोड़ा जानकार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा खासा जिनको जो है जानकारी होती है, जो उनको क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं। तो ये किस तरह होता है ये भी हम आगे देखेंगे, फिलोसफर की कैसे ये आइडियाज को पढ़ते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। रोल ऑफ फिलोसफर्स, फिलोसफर जो थे उनका क्या रोल था फ्रांस के लोगों को समझाने में, तो क्या होता है कि दे गेव, वो क्या करते हैं, देते हैं वेरियस आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज, किसको, बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो कि क्या किस पे बेस होते हैं, जो कि फ्रीडम के लिए होते हैं, वो फ्रीडम लोगों को बताते हैं कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम आज़ादी लो, तुम हर सरकार से मांग करो, वहां की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट नहीं थी फ्रांस में, मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, मतलब राजा थे, उनसे मांग करो कि हमें बराबरी मिले। तो क्या होता है कि इसमें जो कुछ फिलोसफर्स रहते हैं, उसमें 3 फिलोसफर जो कि हमारे चैप्टर में दिए गए हैं, उसमें एक है जॉन लॉक, ठीक है, इनकी एक किताब थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसका क्या नाम था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट। इस किताब में क्या दिखाया गया था कि रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द किंग इज द सुपर पावर, जो राजा है वो सुपर पावर है, उससे ऊपर किसी के, उससे ज्यादा किसी के पास पावर नहीं है। और द गॉड कैन जज द किंग अनजस्ट किंग, मतलब जो राजा चाहे वो करे, राजा के पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। तो इसके बारे में वो किताब लिखी गई थी, जिसको राइटर थे जिसके जॉन लॉक, ठीक है। और जो दूसरे फिलोसफर थे उनका नाम था जीन जैक्यूज रोस्यू, ठीक है। अब इनकी भी एक किताब थी, तो क्या था, इस किताब का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब इस किताब में किस चीज की मांग की गई थी, तो इक्वल वोटिंग की मांग की गई थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मांग की गई थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि चुनी जाए लोगों से, ठीक है, लोग वोट दें और वो गवर्नमेंट चुनी जाए। अब हम देखते हैं थर्ड फिलोसफर जो थे, उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। अब इनका क्या रोल रहा है फ्रांस की आज़ादी में, तो ये क्या करते हैं, इनकी भी एक किताब रहती है जिसका नाम होता है द स्पिरिट ऑफ लॉज, डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें वो बताते हैं कि पावर जो है सरकार की, जो वहाँ के जो राजा हैं उसकी पावर जो है वो डिवाइड होनी चाहिए कई हिस्सों में, किसमें, उसमें से एक लेजिस्लेटिव में डिवाइड होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव में डिवाइड होनी चाहिए और जुडिशरी में डिवाइड होनी चाहिए। इनलाइटेंड आइडियाज, अब उनके जो आइडियाज रहते हैं वो क्या रहते हैं, डिस्कस्ड इन पब्लिक प्लेसेस, वो डिस्कस होने लग जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में, मतलब जहां पर पब्लिक की प्लेसेस रहते हैं, जहां पर लोग रहा करते हैं, जो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन तक कैसे ये आइडियाज पहुंचते हैं, वो तो इस तरह वो आइडियाज पहुंचते हैं कि जो लोग पढ़ना लिखना आता है वो अखबार में क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं कि उनका आइडियाज जो रहते हैं, उनकी जो किताबें रहती हैं, जिनको पढ़ना लिखना आता है वो पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं। वो सारे जो आइडियाज थे वो पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कॉफी बार हो गया, टी बार हो गया, आपकी आपने देखा होगा चाय की दुकान होती, लोग बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो इसी तरह क्या होने लग गया, उनके आइडियाज डिस्कस करने लग गए लोग कि हमें हक नहीं मिल रहा है, हमें इस तरह मिलना चाहिए। ये सब जो बात चल रही है थर्ड स्टेट के लोगों की चल रही है, तो क्या होता है, स्प्रेड अमंग पीपल्स, ये लोगों के बीच में बहुत आम हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, अभी तो वैसे ही इतने सारे टैक्स लगे हैं, ठीक है, और ऊपर से लुई 16 क्या करते हैं, और प्लान करने लग जाते हैं, नहीं भाई उनको लगता है कि अभी ये टैक्स और कम है, मुझे और बढ़ाना चाहिए, तो एक और ऊपर से प्लान बना लेते हैं। 2 टैक्स तो पहले से ले रहे होते हैं, टैग टेल और
तिथिस, ठीक है, उसके ऊपर से ये प्लान और बना लेते हैं कि मैं और टैक्स लगाऊंगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। इससे अब क्या होता है कि इतना ज्यादा जब हद पार कर देते हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका हमने क्या पढ़ा था, द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पेज 1 पे पढ़ा था ना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। तो क्या होता है कि मैंने अभी आपको पिछले पेज में बताया कि लुई 16 जो थे, प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, वो और प्लान बनाते हैं कि और टैक्स लगाएंगे, लेकिन इसके लिए उनके लिए एक शर्त थी, ठीक है, इसके पीछे कि कांट इम्पोज विदाउट द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। जो फ्रांस के जो 3 स्टेट थे, मतलब फर्स्ट स्टेट जो था क्या था, वो क्लर्जी था, सेकेंड स्टेट था वो नोबिलिटी था, थर्ड स्टेट था वो कौन था, जिसमें जो थर्ड स्टेट के लोग आते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स और जो ट्रेडर्स बहुत सारे आते थे, वो थर्ड स्टेट में थे। मतलब जो थोड़े निचले तबके के लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। तो तीनों लोग के जो तीनों स्टेट के लोग थे, उन तीनों को बुलाना था। तो क्या करते हैं, वो बेगर उनको बुलाया, उनके साथ मीटिंग किए, वो टैक्स लागू नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन इससे पहले ये मीटिंग कब बुलाते हैं, 1789 में बुलाते हैं मेरे ख्याल से। तो क्या होता है कि आखिरी मीटिंग जो बुलाई गई थी इनके बुलाने से पहले, वो 1614 में बुलाई गई थी। ये सही डेट लिखी है, कब, 1614 में, और उसके बाद सीधे 1789 में वो मीटिंग बुलाते हैं। कि क्या होता है कि 5 मई 1789, 5 मई 1779 में, 1789 में मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड, मीटिंग बुलाई जाती है किसकी, स्टेट जनरल की। यहाँ बीच में गैप होगा तो ये बुलाई जाती है स्टेट जनरल की मीटिंग। अब क्या होता है कि ये प्रपोज करने के लिए बुलाते हैं, किसको प्रपोज करने के लिए, टैक्स को और लागू करने के लिए। अभी इनको लग रहा था कि भाई मैंने टैक्स बहुत कम लगाया फ्रांस में, तो ये और टैक्स लगाने के लिए क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं। तो क्या होता है कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेट। अब जो फर्स्ट स्टेट था फ्रांस का, वो फर्स्ट स्टेट में कौन लोग थे, नोबिलिटी थे, सॉरी क्लर्जी थे, ठीक है, फ्रांस के फादर्स थे, वहां के जो कौन थे, फादर्स, प्रीस्ट जिसको कहते हैं, वो लोग थे। तो 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, 300 लोग आए थे फर्स्ट स्टेट से, और 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट जो था फ्रांस का, जिसमें आते थे शाही घराना, इसमें कौन थे, नोबिलिटी थे और फ्रांस के राजा थे, ठीक है। 600 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम थर्ड स्टेट। और जो फ्रांस का थर्ड स्टेट था, जिसके बारे में अभी पिछले पेज पढ़ते आए हैं, उससे कितने 600 लोग आते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट से कितने लोग आते हैं, 300, मतलब इन दोनों स्टेट्स को मिला के टोटल कितने आते हैं, 600 लोग। और जो फ्रांस का जो थर्ड स्टेट था, उससे अकेले आते हैं 600 लोग, ठीक है। तो ये सब किस लिए आते हैं, ये और टैक्स लागू करने के लिए आते हैं, राजा सबको बुलाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि राजा एक शर्त लेके आते हैं कि बट द वोटिंग हैड कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। जो वोटिंग करवाते हैं, वो कैसी वोटिंग करवाते हैं, क्योंकि टैक्स लागू करना था तो वोटिंग तो करवानी पड़ेगी ना, कि भाई आप तैयार है कि नहीं इस टैक्स के लिए। तो वो क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करते कि वन पीपल इज इक्वल टू वन वोट, मतलब ऐसा नहीं था कि एक आदमी एक वोट देगा, जिस तरह भी इंडिया में होता है, मतलब जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां होता है। ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं कि ये स्टेट है इसका 1 होगा, एक ये स्टेट है सेकंड स्टेट, इसका 1 वोट होगा, और थर्ड स्टेट है उसका 1 होगा। अब क्या होगा कि दो दो स्टेट जो एक साथ मिल जाएंगे, वो क्या करेंगे, वो टैक्स लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि रोस्यू जो थे, जिनकी किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिनके बारे में हम पीछे पढ़े, वो कौन थे, एक फिलोसफर थे। तो उनकी किताब थी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसको जानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या कुछ डिमांड करते हैं, तो इनकी डिमांड चलिए देख, ये डिमांड करते हैं, डिमांड फॉर इक्वल वोटिंग। ये जो है राजा के खिलाफ आवाज उठाते हैं वहीं पर जहां पर ये लोग जमा होते हैं राजा के साथ टैक्स लागू करने के लिए। तो ये मना करते हैं कि भाई हम इस तरह वोट नहीं देंगे, हम जो है वोट देंगे कि हर किसी को बराबर हक दिया जाए वोट देने का, मतलब जो एक आदमी एक वोट देगा। तो क्या होता है कि किंग रिजेक्टेड द प्रोपोजल। फ्रांस के जो राजा थे वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि हर आदमी एक एक वोट दे, कुछ ऐसा होगा कि एक स्टेट का एक वोट होगा। तो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं थर्ड स्टेट के लोग। तो क्या करते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं, कि मतलब राजा के खिलाफ। ये किस लिए बनाते हैं, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये नेशनल असेंबली की बुनियाद रखते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ये जो मीटिंग थी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं थर्ड स्टेट के लोग, और सीधे चले आते हैं टेनिस क्लब में, ठीक है। टेनिस क्लब में किस लिए जाते हैं, टेनिस खेलने नहीं जाते हैं, वहां जाते हैं ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, टेनिस क्लब में। तो ये जो वक्त लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो कुल वक्त लगता है 2 साल का। तो क्या होता है कि मीरा बियूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा।
मेरे व्यू भी इसमें शामिल थे लोगों के साथ टैक्स मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ये कहाँ से थे, फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेट से थे ये क्या करते हैं, थर्ड स्टेट के लोग से मिल जाते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो क्या करूंगा मैं भी तुम्हारे साथ मिलूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करूंगा। इसी तरह सेकंड स्टेट मतलब राजा के खानदान से भी एक आदमी रहते हैं जिनका नाम था अबेसीज, तो ये भी जो है सेकंड स्टेट के रहते हैं और इनको भी लगता है कि थर्ड स्टेट के लोगों के साथ गलत हो रहा है तो मैं भी इनका साथ दूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करूंगा। अब जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो व्हाट अबाउट सोसाइटी, फ्रांस की सोसाइटी में क्या चल रहा था, तो चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 2, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो शुरुआत थी यहाँ से कुछ खतरनाक सीन होना शुरू होंगे, तो उसका पार्ट 2 है ये कि वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सली, नेशनल असेंबली जो थी वो कब कहाँ थी, बिजी थी वर्सलीस में, किस लिए, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमने पिछले पेज में पढ़ा ना कि लोग वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोग। तो जब वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द वर्सलीस ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस वाज इन टर्मेल, फ्रांस में जो सूखा पड़ा हुआ तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। तो क्या होता है कि किस वजह से था ये, हैच विंटर की वजह से था, कभी कभी पुअर हार्वेस्ट हो जाती थी, ठीक है, हार्वेस्ट सही से नहीं होती थी फ्रांस में, हमने पहले पढ़ा था ना हमने कि ड्रॉट और हेल, कभी सूखा पड़ जाता था कभी ओले पड़ जाते थे, तो इससे क्या होती थी फ्रांस की हार्वेस्ट जो है पूरी खराब हो जाती थी। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता है, क्राइसिस इन द कंट्री, तो वो बात अभी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि इतनी ज्यादा खराब हालत रहती है, लोग एकदम परेशान रहते हैं, इसी बीच में फ्रांस के राजा क्या करते हैं, ऑर्डर्ड किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन पेरिस, फ्रांस के राजा क्या करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं किसको, अपनी फौज को, ट्रूप्स का मतलब होता है फौज को, कि वो कहाँ जाए, मूव करें पेरिस में, ठीक है। अब किस लिए पेरिस में मूव करें, तो फ्रांस के राजा इसलिए किंग को ऑर्डर देते हैं कि तुम पेरिस में मूव करो, क्योंकि वहां पर उनको जो है किसी काम की वजह से वो बुलाते हैं, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि वहां पर पेरिस में जो ट्रूप आ रही, जो फौज आ रही है वो उनको मारने आ रही है, तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, तो एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टिल, अब लोग क्या करते हैं, हथियार ढूंढने लग जाते हैं। हथियार क्यों ढूंढते हैं, तो हथियार तो वो इसलिए ढूंढते हैं कि जब फौज आई है पेरिस में, उनको क्या लगता है, सब गलत फहमी थी उनकी, उनको लगता है कि फौज आई उनसे लड़ने, तो अब उनको हथियार चाहिए उनसे लड़ने के लिए, तो क्या करते हैं, फ्रांस के राजा का किला ही तोड़ डालते हैं, ठीक है, जो जेल भी जाना जाता था उसमें जेल भी था, ठीक है, बास्टिल वॉज ऑल्सो नोन एज जेल, ठीक है। तो जब बास्टिल जो है किला भी था और उसमें जेल भी था, तो क्या करते हैं लोग पूरा तबाह बर्बाद कर देते हैं फ्रांस के बास्टिल के किलों को, ठीक है। अब राजा भी घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, द पीपल अटैक्स ऑन चेटवेक्स, अब लोग क्या करते हैं, चेटवेक्स पे अटैक करने लग जाते हैं, छोटे छोटे जो महल थे, चेटवेक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, चेटवेक्स का मतलब होता है महल, चेटवेक्स जो एक फ्रेंच लफ्ज है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है चेटवेक्स। तो क्या होता है, पीजेंट्स फेयर्ड अबाउट द एक्शन ऑफ मैनर, अब जो किसान थे वो डर जाते हैं कि कहीं मैनर उनके ऊपर एक्शन न ले ले, कैसा एक्शन न ले ले, मैनर थे फ्रांस के राजा जो थे उनकी एक संस्था थी, तो उसमें क्या होता था, कुछ लोग थे जो फसल जलाया करते थे, ठीक है, फ्रांस की जो फसल थी उसको जला देते थे, वोल कंट्री वॉज इन द मूड ऑफ रिवॉल्ट, अब जो पूरी कंट्री थी फ्रांस था, वो हर कोई इनकलाब चाहता था, हर कोई चाहता था कि फ्रांस के जो राजा का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाए और वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाए। तो क्या होता है कि लुई 16 बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो क्या करते हैं, ही रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबली के कौन लोग थे, जो लोग आए थे कहां पर, जब राजा मीटिंग बुलाते हैं कि मैं और टैक्स लागू करूंगा, तो नेशनल असेंबली के लोग वहां पर आते हैं, तो क्या वो लोग कहां जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने टेनिस कोर्ट पे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं और फ्रांस के हालात बिगड़ जाते हैं, तो फ्रांस के राजा क्या करते हैं, ही एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, पावर्स वर टेकन फ्रॉम क्लेरिजियन थिसिस वाज अबॉलिश्ड। अब क्या होता है, देखिए फ्रांस के जो राजा थे वो सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, काम के राजा नहीं थे वो, ठीक है, कहते हैं ना कि नाम के राजा काम का नहीं। तो क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि जो पूरी की पूरी पावर होती है वो नेशनल असेंबली के पास आ जाती है, और जो क्लर्जी थे, ठीक है, वो एक टैक्स लगा रखे थे जिसका नाम था तिथिस, तो वो क्या करते हैं, उसको एबॉलिश कर देते हैं, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करना, जो टैक्स लगा रखा था वो टैक्स जो है पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया जाता है, तो नेशनल असेंबली उसको खत्म कर देती है कि थर्ड स्टेट के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसी सोच के साथ। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, तो क्या होता है कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री जहां पर राजा रूल करे। तो फ्रांस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मोनार्की, कोई भी ऐसी राजगिरी जहां पर राजा राज करे लेकिन उसके सामने कुछ कानून हो, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राज करे। तो क्या होता है, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्यों बनता है, अभी हम ये देखेंगे। तो क्या होता है कि नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब जो नेशनल असेंबली थी, ठीक है, फ्रांस की, वो क्या करती है, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देती है। मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग जो बना रहे थे वो बना लेती कब, 1789 में वो लोग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, ठीक है, 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने गए थे और 1791 में, ठीक है, क्या होता है, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं। तो इसके बीच में 2 साल लगता है, उस बीच में वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लेते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग राजा को देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये राजा को दे देते हैं और राजा मान लेते हैं कि भाई मैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलूंगा, तो क्या करते हैं कि राजा की जो पावर्स रहती हैं उस पर एक हथकड़ी लगा देते हैं, एक रोक लगा देते हैं कि तुम्हें जो भी करना है उसके लिए हम जो है, मतलब जो है तुम्हें जो हमसे पूछना पड़ेगा। तो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, क्या, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। अब धीरे धीरे जो फ्रांस है डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ता है, तो इसमें जो एक आता है एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन कौन होते हैं, तो मैन अबव 25 ईयर्स, वो आदमी जो कि 25 साल से ऊपर हों। और इसमें उसमें एक शर्त क्या आती है कि हु पे टैक्स इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरस वेज। वो क्या करते हो, टैक्स पे करते हो कम से कम 3 दिन लेबर की वेज। मतलब जो वहां पर जो फ्रांस में जो लेबर थे, जो लोग मजदूरी किया करते थे, उनकी जो 3 दिन की जो तनख्वाह थी, जो फीस थी, वो उनको जमा करनी होगी सरकार को। मतलब जो नेशनल असेंबली के लोगों को, वही लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। इंटाइटल्ड टू वोट, वही लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। मतलब जो 25 साल आपकी शर्त होनी चाहिए कि सिर्फ आदमी वोट देगा, उम्र उसकी 25 साल से ऊपर होनी चाहिए। और अगर उम्र 25 साल से ऊपर है तो कम से कम महीने में 3 दिन जितना लेबर कमाता है उतनी उसको क्या करनी पड़े, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तभी वो वोट दे सकता है, किसको, नेशनल असेंबली को, ठीक है। अब जो बाकी के लोग बचते थे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा 25 साल से ऊपर के लोगों को, तो उसमें बहुत सारे लोग बचते थे। कौन, रिमेनिंग मैन एंड वुमेन, बहुत सारे आदमी बचते थे बेचारे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, मजदूर वगैरह, जो लोग टैक्स नहीं पे कर पाते थे, तो वो लोग बचते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, अब वो क्या करते हैं कि उनके पास कोई हक नहीं रहता है आदमी को और सिटीजन को कि क्या करें कि वो वोट दें। नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, मतलब जो उनको कुदरती तौर पे जो है कोई भी हक नहीं दिया जाता है फ्रांस के राजा की तरफ से, ठीक है। अब इसके बीच में हम जान लेते हैं कि फ्रांस में जब नेशनल असेंबली रूल करने लगी थी तो फ्रांस की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रांस में जो मैंने आपको पीछे बताया था, फ्रांस के जो नेशनल असेंबली जब काबू पा लेती है तो वहां की जो पावर थी वो 3 स्टेट में डिवाइड हो गई थी। तो क्या था, उसमें एक एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव क्या होता है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। एक लेजिस्लेचर आता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। मैंने इसीलिए उस टाइम नहीं बताया था कि आगे हम जब पढ़ेंगे अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम पहले समझ लेते हैं, नीचे से पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। क्या होता है, देखिए पैसिव सिटीजन का मतलब होता है कि नो वोटिंग राइट्स, उनको कोई हक नहीं है वोट देने का। अबाउट 3 मिलियन मैन एंड वुमेन, अब जो लोग थे, मतलब 3 मिलियन आदमी और औरत थे जो कि पैसिव सिटीजन में आते थे, उनको कोई हक नहीं था वोट देने का। किस टाइम में, नेशनल असेंबली के टाइम में। और तो नेशनल असेंबली भी अभी भी सही से रूल नहीं करती है, ठीक है। चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25, और इसमें बहुत सारे लोग आते थे, कम बच्चे आते थे और वो लोग आते थे जो 25 साल से नीचे हो, ठीक है। अब क्या होता है एक्टिव सिटीजन में, तब कौन लोग आते हैं, तो इंटाइटल्ड टू वोट, ये लोग वोट दे सकते थे। अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, सिर्फ इसमें से 4 मिलियन लोग थे 28 मिलियन में से कि जो लोग वोट दे सकते थे। मतलब अगर कोई वोट देना चाहता है फ्रांस में तो उसको मैंने पिछले पेज पे बताया था ना कि टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सिर्फ जो है 4 मिलियन लोग ही इस लायक होते हैं कि वो टैक्स दे सके फ्रांस के राजा को, मतलब नेशनल असेंबली को। तो वो 4 मिलियन लोग कौन होते हैं वो अब अभी हम ये देखेंगे। तो क्या होता है कि जो 4 मिलियन लोग वोट देते हैं उसमें जो 50,000 लोग होते हैं, ठीक है, इलेक्टर्स बनते हैं वो 50,000 लोग। अब देखते हैं कि 50,000 लोग कैसे चुने जाते हैं। देखिए एक्टिव सिटीजन कितने थे, 4 मिलियन लोग थे। अब क्या होता है कि ये लोग वोट दे सकते हैं, ठीक है, वहां पर। तो क्या होता है इन 4 मिलियन में से जो
50,000 लोग जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, ठीक है, 4 मिलियन में हर कोई टैक्स पे करता था, लेकिन इसमें जो 50,000 लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, उनके साथ क्या होता है कि वो इलेक्टर बनाए जाते हैं। अब देखिए इलेक्टर का मतलब क्या होता है, तो इलेक्टर का मतलब होता है जो चुनने वाला हो, ठीक है। अभी किसे चुनते थे, तो अपने में से 745 लोगों को चुनते थे। अब ये लोग कौन बनते थे 745 लोग, तो ये लोग नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनते थे, मतलब एक्टिव सिटीजन हो गए ये। अब एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, ये इलेक्टर्स बनेंगे। इसमें से जो ज़्यादा लोग टैक्स देते थे उसमें से 50,000 लोग आते थे, और वो लोग क्या बनेंगे, अब इलेक्टर्स बनेंगे। अब ये अपने में से 745 लोगों को चुनेंगे कि जो वो क्या बनेंगे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनेंगे। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं, देखिए फ्रांस के जो राजा थे वो क्या थे, किंग थे, ठीक है। उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। वो क्या था कि नेशनल असेंबली क्या करती थी, पूरी तरीके से राजा पे कंट्रोल करती थी। राजा क्या थे, सिर्फ नाम के रह गए थे, वेटो रह गए सिर्फ। और जो नेशनल असेंबली थे, उनका जो फ्रांस के जो राजा के जो मिनिस्टर्स थे, ठीक है, उन पे भी पूरी तरीके से कंट्रोल था। तो एक तरह से देखा जाए तो फ्रांस के जो राजा थे उनका कुछ भी, उनकी कुछ भी नहीं चल रही थी फ्रांस में, सिर्फ और सिर्फ रूल कर रही थी कौन, नेशनल असेंबली। तो क्या होता है कि जो जज रहते हैं वो भी एक्टिव सिटीजन्स में से बनते हैं, ठीक है। वो भी लोग क्या करते हैं, एक्टिव सिटीजन्स जज को भी वोट करते थे कि जज कौन बनेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा खासा जानेगा, वही जज बनेगा। अब देखिए क्या करते हैं कि फ्रांस एबोलिशन मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। अब फ्रांस क्या करता है कि फ्रांस में जो राजगिरी का पूरा सिस्टम था उसको ख़त्म कर देता है, फ्रांस के राजा ख़त्म कर दिए जाते हैं और फ्रांस एक आज़ाद मुल्क बन जाता है। बहुत ही खुशी की बात थी वहाँ के लोगों के लिए कि क्या फ्रांस का जो राजा का जो सिस्टम था, राजा जो लोगों को परेशान कर रखे थे, अब वो रूल ख़त्म हो जाएगा, हर कोई आराम से चैन की सांस ले सकेगा। तो क्या होता है कि लुई 16 सेक्रेटली प्लान्ड एन ओवर थ्री ऑफ नेशनल असेंबली। लुई 16 जो थे फ्रांस के राजा, वो चोरी चुप्पे क्या करते हैं, प्लान बना लेते हैं कि वो नेशनल असेंबली को उखाड़ के फेंक देंगे। किसके साथ, विग किंग ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। अब जो फ्रांस के बाजू में दो कंट्री थी, ठीक है, मान लीजिए फ्रांस है, इसके बगल में एक कंट्री है पुर्सिया और दूसरी प्रूसिया और दूसरी कौन है, ऑस्ट्रिया। तो ये क्या होता है, ये दोनों कंट्री के लोगों के बादशाह के साथ मिलके फ्रांस के राजा क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हम नेशनल असेंबली को उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। अदर नेबरिंग रूलर्स ऑल्सो हेल्प हिम। अब जो आसपास के जो रूलर्स थे, ठीक है, किसके आसपास के, फ्रांस के राजा के, मतलब जो है फ्रांस के जो बगल में जो कंट्री थी छोटी मोटी, वो क्या करती है, वो भी जो है मदद करती है फ्रांस के राजा की। किसमें मदद करती है, ओवर थ्री ऑफ नेशनल असेंबली में। बट बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन इससे पहले कि ये सब होता, नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रूसियन ऑस्ट्रिया। अब क्या होता है कि नेशनल असेंबली जो थी उसको पता चल जाता है कि फ्रांस के राजा क्या कर रहे हैं, वो जो है मिलके जो है नेशनल असेंबली को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है प्लान बना रहे हैं। तो वो क्या करती है नेशनल असेंबली जो है जंग छेड़ देती है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ ही, ठीक है। पहले ही जंग छेड़ देती है कि इससे पहले कि प्रूसिया और ऑस्ट्रिया हमला करें नेशनल असेंबली के, में नेशनल असेंबली ही हमला कर देती है। अब जब हमला करने के लिए फौज चाहिए नेशनल असेंबली को, तो क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइंड आर्मी। हजारों लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं आर्मी को, नेशनल असेंबली की। द सॉन्ग मर्सलीज रॉगेट डिसले राइटर ऑफ सॉन्ग। क्या होता है कि ये गाना गाते हुए निकलती है ये आर्मी, ठीक है, जिस गाने का नाम रहता है मर्सलीज, और इसके राइटर रहते हैं रॉगेट डी इसले, ठीक है। अब ये कौन है, राइटर ऑफ सॉन्ग। तो क्या होता है, संग बाय वॉलंटियर्स, ये जो गाना रहता है गाया जाता है वॉलंटियर्स के द्वारा, वॉलंटियर्स मतलब फौज के द्वारा, फ्रॉम मर्सलीज, मर्सलीज से। मर्सलीज कहाँ है, फ्रांस में एक जगह है। अभी हम क्या होता है देखिए, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मर्सलीज फ्रांस में एक जगह है, और जो मर्सलीज से गाते हुए फौज क्या निकली थी, एक गाना गाते हुए निकली थी जिसके राइटर थे रॉगेट डिजले। तो क्या होता है कि ये गाना यहाँ से गाते हुए निकली थी फौज, मतलब प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर छेड़ने में, ठीक छेड़ने के लिए। तो क्या होता है कि ये जो मर्सलीज से गाती जब ये गाना निकली थी, तो इस गाने का नाम रख दिया गया था मर्सलीज, ठीक है। डेट्स वाई इट्स नेम वाज मर्सलीज, इसी वजह से इस गाने का नाम है मर्सलीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि अब क्या होता है फ्रांस में, क्योंकि जो है अब सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, हालात खराब होते जा रहे थे वहां के राजा को, क्योंकि धीरे धीरे जो है उनकी पावर खत्म हो रही थी।
अभी मैंने आपको बताया ना कि मर्सलीज एक जगह थी फ्रांस में, मर्सलीज द प्लेस इन फ्रांस वेयर द वॉलंटियर्स संग द सॉन्ग। मर्सलीज एक जगह थी फ्रांस में जहां पर जो वॉलंटियर्स थे वो ये गाना गाते हुए निकले थे, जिसके राइडर थे रॉगेट डी इसले, ठीक है, ये वहां से गाते हुए निकले थे, तो इसका नाम रख दिया गया था मर्सलीज, दैट्स व्हाई इट नेम इज मर्सलीज। तो क्या होता है कि रिवॉल्यूशन फर्दर डिमांड पॉलिटिकल इक्वालिटी, रिवॉल्यूशन से यहाँ मुराद है मतलब यहाँ से कौन, पीपल, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग डिमांड करते हैं कि उनको जो पॉलिटिकल इक्वालिटी मिले, मतलब जो है हर किसी को बराबर हक मिले, हर कोई वोट दे सके, ठीक है। वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन था फ्रांस में उनको अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला था, उनको अभी तक ये हक नहीं मिला था कि वो वोट दे सके, तो उनको भी वोट देने का अधिकार चाहिए था, वो भी इसकी मांग कर रहे थे। तो क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब्स, वो एक क्लब बना के तैयार करते हैं जो कि किसके नाम से जाना जाता है, कई सारे क्लब्स आते हैं उसमें, लेकिन जो सबसे बड़ा क्लब रहता है वन ऑफ दीज क्लब्स इज जैकोबिन क्लब। जैकोबिन थे, ठीक है, जिनका वहां पर जो एक बहुत बड़े सेंट थे, ठीक है, जैकोबिन, उनके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन उनके बारे में भी जानेंगे, कौन थे, कैसे इसका नाम जैकोबिन क्लब रखा जाता है, उसमें कौन लोग आते हैं, उसके कौन राजा, सॉरी उसको कौन रूल करता है जैकोबिन क्लब को, तो हम देखेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे। चलिए देखते हैं। तो क्या होता है कि जैकोबिन क्लब जो था, ठीक है, गॉड्स इस नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, इसका जो नाम मिलता है वो सेंट जैकोब थे, ठीक है, फ्रांस में, उन्हीं के नाम पे जैकोबिन्स क्लब रखा जाता है, जैकोबिन जो है उन्हीं के नाम से इस क्लब का नाम रखा जाता है, ठीक है। अब इस क्लब के मेंबर्स कौन थे, जब क्लब बना तो मेंबर भी तो होने चाहिए, तो इस क्लब के मेंबर कौन थे, तो मेनली फ्रॉम लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें जो गरीब लोग आते थे, पूरे के पूरे एक तरह से देखे तो ज्यादातर 80% to 85% लोग इसमें गरीब थे, जिनके पास मतलब कोई लैंडलेस नहीं था, कोई इसमें से गरीब था, कोई कहीं मजदूरी करता था, कोई किसी दुकान पे नौकरी करता था, मतलब हर कोई जो है परेशान हाल लोग थे। तो इसका लेकिन लीडर भी तो होना चाहिए कोई, तो लीडर कौन था इस क्लब का, मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर। ये जो मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर थे ना, ये बहुत खतरनाक आदमी थे। अभी तो आपको पढ़ के लगेगा कि भाई इनके कारनामे बहुत अच्छे थे, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इन्होंने कितने खराब हालात कर दिए थे फ्रांस के, हर कोई इनसे थक चुका था। अभी हम इनके बारे में वैसे कुछ जान लेते। क्या होता है कि ये जो जैकोबिन क्लब होता है, इसका जो ड्रेस होता है, ड्रेस कोड क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स, मतलब जो है इनका जो एक ट्राउजर फिक्स कर दिया जाता है किसके जरिए, मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर के जरिए, उस पर जो है लंबी लंबी धारियां होती है, ठीक है। और क्या होता है, मेन वर रेड कैप, ठीक है, आदमी क्या करते थे, लाल टोपी पहनते थे। अब भाई लाल टोपी क्यों पहनते थे, तो सिंबलाइज लिबर्टी, ठीक है, वो क्या करती थी, लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी, उससे वो किसका निशान थी, लिबर्टी का निशान थी, ठीक है। दे नोन्स एज सन्स क्लोटेस, अब वो किसके नाम भी तो होना चाहिए भाई, जैसे फौज होती है उसको आर्मी कहते हैं, ठीक है, तो लेकिन जब ये लोग थे जैकोबिन क्लब के लोग, तो इनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए, तो ये फ्रांसीसी लफ्ज में इसको क्या कहते हैं, फ्रांस के वर्ल्ड में सन्स क्लोटेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, दोज विदाउट नी ब्रीचिस, वो लोग फ्रांस में देखिए जो एक बहुत बड़ा जो ट्रेंड चला आ रहा था कि जो लोग अमीर लोग होते थे वो पूरा का पूरा घुटने तक का जूता पहनते थे, ठीक है, लंबा लंबा, लेकिन ये जो सन्स क्लोटेस लोग थे ये लोग सिर्फ टखने तक का जूता पहनते थे, मतलब जूता रहेगा जैसे आजकल हम लोग पहनते हैं ना, सेम उसी तरह का जूता होता था। वहां पर जो भी लोग जूता पहनते थे ना वो लोग बहुत बड़े लोग माने जाते थे, मतलब जो वो थोड़ा निखर के आते थे अपनी सोसाइटी में। अब क्या होता है कि समर ऑफ 1792, 1792 की जो गर्मी होती है बहुत खतरनाक बन के आती है, ठीक है। क्या होता है कि पेरिशियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज, अब जो फ्रांस में जो लोग थे, कहाँ के लोग, पेरिस के लोग थे, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते, किस वजह से, शॉर्ट सप्लाईज की वजह से, क्योंकि उनको खाने की वजह से सही से नहीं मिल रहा था, क्योंकि सही से सप्लाई नहीं हो पा रही थी वहां पर फूड ग्रेन्स की, लोगों को जो है भूखा रहना पड़ रहा था, कई के दिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, लोग पानी पी के जी रहे थे, ठीक है, बहुत खराब हालात थे फ्रांस के उस वक्त में। कब, 1792 में। क्या होता है कि वो एक इनकलाब लेके आते हैं, वहां पर जो तख्ता रहता है उलट देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा। क्या होता है कि अब जो नेशनल असेंबली थी उसकी ये पावर धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब क्या होता है कि रिवॉल्ट बाय दम, वो एक इनकलाब लेके आते, बदलाव लेके आते हैं, लेकिन जो लोग आएंगे उठेंगे इनकलाब लाने के लिए, एक फौज बनाएंगे, तो उसका कोई राजा भी तो होना चाहिए, तो वो कौन लोग होते हैं, वो जैकोबिन क्लब के लोग होते हैं, और वो अंडर रोबिस्फेयर, मतलब अंडर जैकोबिन क्लब के जो लोग होते हैं रोबिस्फेयर के रूल में क्या करते हैं कि पूरा तख्ता उलट देते हैं नेशनल असेंबली का। अब क्या होता है जब वो पूरा तख्ता उलट देते हैं, ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट, अब जो सारे के सारे आदमी होते हैं जिनकी उम्र कितनी हो, अब पहले क्या रूल था नेशनल असेंबली में कि जो भी आदमी होगा अगर उसको वोट देना है, एक तो 25 साल का हो, ऊपर से टैक्स देता हो, ठीक है, नोट ही नोट उसको देने पड़ेंगे, कितना,
3 days ऑफ लेबरस वेज। अब क्या होता है कि जब जैकोबिन क्लब रूल में आ जाता है तो वो उससे कम शर्त ले आता है। क्या ले आता है? ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर्स गॉट द राइट टू वोट। अब हर आदमी जो कि 20 साल तक 21 साल से ऊपर का है उसको ये हक मिल जाएगा कि वो वोट दे सके। कन्वेंशन ऑफ न्यू असेंबली, अब वो क्या करते हैं कि नई असेंबली बनाते हैं, नेशनल असेंबली को जो है खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। अब जो है फ्रांस पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। देखिए बहुत सारे लोग के ध्यान में ख्याल आ रहा हो भाई नेशनल असेंबली पहले आ गई थी तो पहले फ्रांस आज़ाद हो गया होगा, लेकिन मैंने आपको अगर याद हो कि मैंने बताया था कि वो जो लोग थे उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दिया था वहाँ के राजा को। अभी भी देखे उस टाइम देखे तो राजा ही सिर्फ रूल कर रहे थे, लेकिन अब क्या होता है राजा की पावर ही खत्म कर दी जाती है, राजा को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है कि फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक, फ्रांस आज़ाद हो जाता है। नो हेरिडेटरी मोनार्की, कोई राजगिरी कोई राजगद्दी नहीं रह जाती फ्रांस में। अब जब राजगद्दी नहीं रह गई, राजा नहीं रह गए, तो वहाँ के राजा कहाँ गए? तो व्हाट हैपेंड टू लुई 16, लुई 16 के साथ क्या होता है? तो उनको ऊपर केस चलता है, ठीक है, फ्रांस के कोर्ट के जरिए उनके पास केस चलता है और उनको जो है कसूरवार पाया जाता है। उनको जुमला सुना दिया जाता है कि अब तुम्हें डेथ मिलेगी, अब तुमको मरना पड़ेगा। किस किस जुमले में क्या जुमला सुनाया जाता है, किस पे सुनाया जाता है? तो उन पे एक इल्ज़ाम लगता है जो कि सही साबित होता है कोर्ट के जरिए। क्या? ट्रीजन का। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोही, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या ट्रीजन का मतलब क्या होता है? देशद्रोही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि क्या होता है फ्रांस के राजा के साथ। और फ्रांस के जो वो जो फ्रांस के जो रोबिस्फेयर, अब जो कि राजा एक तरह से देखे तो वहाँ के जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, वो क्या रूल करते हैं, लोगों के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं, लोगों को मारने काटने लग जाते हैं, किस तरह करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा नेक्स्ट को टॉपिक क्या आता है? द रेन ऑफ टेरर। एक ऐसा वक्त कि हर कोई दहशत में हो, हर कोई दहशत में बुरी तरह से डूबा हुआ हो, डरा हुआ, हर कोई घर से जल्दी बाहर ना निकलता हो। तो इस टॉपिक में क्या होता है, इस वक्त में क्या होता है कि पीरियड बिटवीन 1793 टू 1794, एक ऐसा वक्त जो कि जाना जाता हो, जो कि 1793 से शुरू होता हो और 1794 पे खत्म होता हो। मतलब ये जो एक साल का वक्त है ये जाना जाता है किस नाम से? द रेन ऑफ टेरर के नाम से। हर कोई इस वक्त में दहशत में मुब्तला था, हर कोई एकदम डरा हुआ था। तो क्यों डरा था? पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। एक पॉलिसी लेके आए थे रोबिस्फेयर, कब? जब वो गवर्नमेंट में आ गए थे, रूल में आ गए थे, तो पॉलिसी लेके आए थे कि मैं जो है सेवर कंट्रोल, हर किसी पर कंट्रोल करूंगा और हर किसी को पनिशमेंट दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका कुछ ले लेते हैं। तो क्या होता है कि नोबल्स, क्लेर्जी मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज। अब क्या होता है कि जो नोबल्स थे, ठीक है, नोबल्स कौन? फर्स्ट स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे, ठीक है। अब वो क्या होता है कि वो लोग पकड़े जाते हैं, सॉरी नोबल्स थे कौन? सेकंड स्टेट के लोग, उन लोग को लिया जाता है। और जो थर्ड फर्स्ट स्टेट के लोग थे कौन? क्लेर्जी। और हालांकि इन कि मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब नोबल्स को भी वो सजा देते हैं, क्लर्जी को भी सजा देते हैं और दूसरी पार्टीज के लोगों को भी देते हैं। यहाँ तक कि इवन हिज ओन पार्टी मेंबर्स वर अरेस्टेड, यहाँ तक कि उनकी खुद के पार्टी के लोग अरेस्ट किए जाते हैं, उनको जेल में रखा जाता है। और जेल में रखने के बाद क्या क्या किया जाता है जानते हैं? देन ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। अब उनको ये कोशिश की जाती है किसी न किसी तरह उनको जो है सेंटेंस टू डेथ सुना दिया जाए, मौत का जुमला सुना दिया जाए कि अब उन्हें मरना पड़ेगा। क्यों? देखिए रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एक चीज थी, एक जो है बनाया गया था, एक सोसाइटी नहीं है, वो जो एक सरकार के जरिए कुछ फॉर्म किया गया था। रूल में कुछ लोग आए थे कौन? जो कि रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के नाम से जाने जाते थे। ये लोग किसके जरिए बनाए गए थे? रोबिस्फेयर के जरिए। इसमें क्या करते थे कि लोगों को पकड़ा जाता था, वो लोग जो कि रोबिस्फेयर के खिलाफ आवाज उठाते हो कि भाई आप गलत कर रहे हो, उनको पकड़ा जाता था, उन पे जो है केस चलाया जाता था और उनको जो है कोशिश की जाती थी कि सेंटेंस टू डेथ सुना दिया जाए, ठीक है, मौत का जुमला सुना दिया जाए। रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल वाज अ टाइप ऑफ कोर्ट। रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल क्या था? एक तरह का कोर्ट हु गेव पनिशमेंट टू इम्प्रिजन्ड पीपल। वो ज्यादा कोशिश करता था कि वो पनिशमेंट देता था जो लोग कैद में रखे गए थे उनको। फ्रांस के जो राजा थे वो क्या लेके आते हैं? ग्लूटीन लेके आते हैं। भाई ग्लूटीन क्या होता है? तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे और इसकी पिक्चर देख के समझेंगे अच्छे से कि ये क्या होता है। तो अभी ये जान लीजिए अभी के लिए कि डिवाइस टू एग्जीक्यूट पीपल, ये एक ऐसा डिवाइस था, मतलब एक गैजेट टाइप था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक नहीं था लेकिन एक बहुत खतरनाक डिवाइस था जिसके क्या करते थे, लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था, खत्म किया जाता था, ठीक है। इसका नाम रखा गया था नेम्ड आफ्टर डॉक्टर ग्लूटीन इन्वेंटेड। जब इसको डॉक्टर ग्लूटीन ने इन्वेंट किया था उसके बाद इसका नाम रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था?
क्योंकि ग्लूटीन नाम रखा गया था। और जो बदलाव लाए थे, चेंजेस बॉट बाय रोबिस्फेयर, रोबिस्फेयर के द्वारा जो बदलाव लाए गए थे वो क्या था कि मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस, ज़्यादा लोगों को क्या करते थे, वेज जो है फिक्स कर देते थे, जो कि प्राइसेस थी, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वर राशन, और जो गोश्त था और जो ब्रेड था, ब्रेड जो है फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा आम था 1789 के दौर में कि लोग उसी को खाया करते थे, अभी भी शायद वही लोग खाते हैं। तो क्या होने लग गया था, राशन रेशन करने लग गया था, मतलब वो घर में सप्लाई करने लग गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे वो, मतलब कोई अच्छा खा नहीं सकता, कोई अच्छा पहन नहीं सकता, कोई अच्छा चल नहीं सकता, हर किसी को सेम टू सेम रहना है, मतलब हर कोई बराबर रहेगा, किसी को ज़्यादा राइट नहीं मिलेंगे, हर किसी को इक्वल राइट मिलेगा पूरी तरीके से, ठीक है। तो उनकी नज़र में ये था, ठीक है। अब देखें अगले पेज पे क्या, ग्लूटीन को मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे ग्लूटीन क्या होता है। तो देखिए एक डिवाइस था जो कि किसके, डॉक्टर ग्लूटीन ने इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे रखा गया था। तो क्या होता है, देखिए ये रस्सी लगी हुई है आपको, अगर ये दिख रही हो, ये रस्सी क्या, एक आदमी यहाँ पकड़ के करके खड़ा हो जाता था, ठीक है। अब ये जो ऊपर जो ब्लेड लगा है, ठीक है, इसमें ये रस्सी देखिए सीधे गई हुई है, कहाँ, इस ब्लेड में लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो ब्लेड है बहुत ज़्यादा भारी होता था, मतलब जो काफ़ी वेट होता था इसका, और जो लोग होते थे उनको पकड़ के लेके आया जाता था, और इस तरह मान लीजिए उनकी गर्दन यहाँ रखी जाती थी और उनके पूरी बॉडी जो है वो पीछे रहती थी, ठीक है, पीछे पटरे पे लिटा देते थे। अब इसको जो है छोड़ दिया जाता था। अब इसको जब छोड़ देता था ये आदमी, तो ये ब्लेड बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया ना, भारी होता था, तो ये सीधे आ करके जो है यहाँ इसकी गर्दन पे गिरता था और इसकी गर्दन कट के गिर जाती थी। अगर यहाँ नहीं समझ में आए तो यहाँ भी देख लीजिए, पूरी बॉडी यहाँ पर रखी है, ठीक है, आदमी की, और जो गर्दन है वो यहाँ पर बाहर आई हुई है, ठीक है। अब ये ऊपर से छोड़ेंगे ब्लेड तो यहाँ ऊपर इसकी गर्दन पे गिरेगा और गर्दन कट के गिर जाएगी। तो ये किसने इजाद किया था इसको, डॉक्टर ग्लूटीन ने, और ये किसके दौर में लाया गया था, रोबिस्फेयर के दौर में, इसको याद रखिए। अब देखिए रोबिस्फेयर क्या करते हैं, तो फोर्स सीलिंग और सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, वो जबरदस्ती फूड ग्रेन्स जो होते हैं, खाने के जो चीजें होती हैं, ग्रेन्स जो होते हैं, उनको जबरदस्ती बेचने लग जाते हैं। किस तरह बेचते हैं, देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड, वो हर किसी को एक ही ब्रेड देते हैं। देखिए भाई, आपने पाव खाया होगा, ब्रेड खाया होगा, ब्रेड भी कई तरीके के आते हैं, ठीक है। अच्छे ब्रेड होते हैं, 10 रुपए वाला होता है, 20 वाला होता है, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई खराब क्वालिटी का होता है, कोई आटे से बना होता है, कोई मैदे से बना होता है। तो इसी तरह उस टाइम फ्रांस में भी आता था, लेकिन रोबिस्फेयर क्या करते हैं कि इस तरह के ब्रेड पे लगा देते हैं बैन, और चलाते हैं एक ब्रेड जो कि बनाओ आटे का। और वो क्या करते हैं कि जो ब्रेड चलता था फ्रांस में, मतलब कोई मैदे का होता था, कोई आटे का, तो मैदे का जो ब्रेड था अच्छा वाला, उस पर कर देते हैं बैन कि अब इसे कोई नहीं खाएगा, हर कोई खाएगा तो आटे वाला ब्रेड ही खाएगा, ठीक है। किसी को अच्छा ब्रेड नहीं मिलेगा, हर किसी को बराबरी का हक होना चाहिए, ठीक है। उनकी निगाह में ये थी चीज़। तो क्या होता है कि इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल नेम ऑफ सर मॉन्सियर, फ्रांस में सर का क्या नाम था, फ्रांस में जो हम लोग जो सर कहते हैं, जिसको फ्रांस में लोग उस वक्त कहते थे मॉन्सियोर, ठीक है, और मैडम जिसको हम लोग मैम कहते हैं, ठीक है। फ्रांस में 1789 के टाइम में क्या करते थे, मैडम कहते थे, ठीक है। वर चेंज ए सिटीजन, उसको चेंज कर दिया जाता है सिटीजन के नाम से। मतलब अगर आपको किसी को भी बुलाना है, जैसे हम लोग बुलाते हैं ना, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए, या मैम प्लीज, मैम प्लीज टेल माई दैट, ये क्वेश्चन जो भी होता है हम पूछते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि फ्रांस के जो रोबिस्फेयर होते हैं सब कुछ बदल देते हैं, और वो कहते हैं कि कोई ना आप जो है मॉन्सियर बोलेगा, ना कोई मैडम बोलेगा, हर कोई बोलेगा तो क्या सिटीजन बोलेगा, यहाँ तक की पाबंदी लगा देते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है लोग जो है तंग आ जाएंगे। तो ये इतने ही पे कम नहीं करते, खत्म नहीं करते, ये क्या करते हैं, चर्चिज वर शट डाउन, चर्च होते हैं उन्हें बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। चर्च ही नहीं अब रहेगा फ्रांस में। और तो क्या होता है कि कन्वर्टेड इनटू बैरक्स, इसको बदल देते हैं बैरक्स में एंड ऑफिसेज। अब ये बैरक्स क्या होता है, देखिए, बैरक्स होता है एक ऐसी जगह जहां पर आर्मी रुकती हो, ठीक है, फौज जहां पर रुकती हो जिस जगह, उसको कहते हैं बैरक्स, ठीक है। रोबिस्फेयर वाज कनेक्टेड बाय कोर्ट एंड एग्जीक्यूटेड इन 1794। अब जब इतने सारे उन्होंने जो हमने पिछले पेज में पढ़ा क्या क्या जो है वो लॉज लेके आए थे, और इस पे पढ़ा, तो क्या होता है लोग तंग आ गए, लोग जो है धीरे धीरे फिर उनके खिलाफ आवाज उठाई लोगों ने। और क्या होता है, उनको जो है कोर्ट में लेके जाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, और उनको दोषी पाया जाता है, और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एग्जीक्यूट भी किससे करते हैं, उसी डिवाइस से, ग्लूटीन से, जिसको अभी मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया है, उसी से सेम रोबिस्फेयर को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है कि तुम जैसे लोगों के साथ सलूक करते थे, अब तुम्हारे साथ भी वैसा ही सलूक होगा। अब क्या होता है कि डायरेक्टरी रूल फ्रांस, भाई डायरेक्टरी क्या होता है,
तो डायरेक्टरी एक ऐसी चीज होती है जहां पर कई सारे लोग रूल करें, ठीक है। कहां पर रूल करेंगे, देखिए क्या होता है कि देखिए हमारे इंडिया में अगर देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री में एक आदमी रूल करता है, ठीक है। मोनार्कियल गवर्नमेंट में भी मेरे ख्याल से एक ही आदमी ही रूल करता है, लेकिन जो डायरेक्टरी जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो है फ्रांस में उस टाइम 5 लोग रूल करते थे, ठीक है। 5 लोग वहां रूल करते थे। क्यों रूल करते थे वो भी देखेंगे हम। लोगों को ये लगता है कि वहां पर जो लोग, अगर एक आदमी रूल करेगा तो वो लोगों के साथ जो है बुरा सलूक भी कर सकता है, जिस तरह रोबिस्फेयर ने किया था। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टरी लेके आते हैं, मतलब 5 लोग रूल करेंगे तो थोड़ा कंट्री सही चलेगी। तो अब जब फॉल ऑफ जैकोबीन क्लब क्या होता है, उसका खत्म हो जाता है। अब क्या होता है कि जब जाहिर सी बात है जब राजा मर जाएगा तो वो पूरे जनता कहाँ जाएगी, ठीक है, नया राजा आएगा। तो क्या होता है, डायरेक्टरी आती है। वेल्थियर मिडिल क्लास एक्वायर्ड पावर। अब जब जैकोबिन क्लब खत्म हो जाता है तो उनके बाद जो सबसे ज्यादा ताकतवर था उसमें से कौन था, मिडिल क्लास के लोग थे। वो जो ताकत थी, पावर थी, उसको अपने हाथ में उठा लेते हैं। दे मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या करते हैं, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ना अब नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन रहा, ना अब जैकोबिन क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन रहा। अब आया है नया कॉन्स्टिट्यूशन जो कि किसका है, डायरेक्टरी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या होता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि डिनाई टू वोट नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन। ये क्या करते हैं, हक दे देते हैं उन लोगों को जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, वो भी वोट दे सकते हैं। लेकिन याद रखो अभी तक सिर्फ आदमी वोट दे रहे हैं, ठीक है। औरतें अभी तक वोट नहीं दे रही हैं, औरतों को राइट ही नहीं मिला है कि वो वोट दे सकें। औरतें भी जो है बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि हमें किसी तरह राइट मिल जाए, लेकिन उनको भी क्या होता है, राइट नहीं मिलता है कि वो वोट दें, ठीक है। इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स डायरेक्टरी। अब क्या होता है कि इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, चुनती है किसको, डायरेक्टरी को। मतलब बहुत सारे लोग थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो क्या करते हैं, डायरेक्टरी को चुनते हैं। लेजिस्लेटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव जो होती है वो किससे बनती है, 5 मेंबर्स को बनाती है, ठीक है। डायरेक्टरी में मैंने आपको बताया ना 5 मेंबर्स होते हैं, तो यही चीज है कि लेजिस्लेटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने इससे क्या पढ़ा, ठीक है। तो लेसन लर्नड फ्रॉम वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन क्लब। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि जैसे कि इनके नज़र में, मैंने अभी आपको पिछले पेज बताया क्या था कि एक आदमी रूल करता था जैकोबिन क्लब के दौर में, तो अब आप 5 आदमी रूल करेंगे डायरेक्टरी के रूल में, क्योंकि जैकोबिन क्लब में रोबिस्फेयर क्या करते हैं, द रीजन ऑफ टेरर लेके आ जाते हैं, लोगों के हालात जो है पूरी पूरी खराब हो जाती है। अब क्या होता है कि 5 मैन एग्जीक्यूटिव अंडर डायरेक्टरी। अब 5 लोग आ जाते हैं कब, डायरेक्टरी में। क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव council often result in political instability which paved the barrier to rise of Napoleon Bonaparte। अब क्या होता है, देखिए लोग जो है तंग आ जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए लेजिस्लेटिव जो होती है, ठीक है, मान लीजिए लेजिस्लेटिव हो गई ये हो गई डायरेक्टरी, ठीक है। और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव क्या करती है, चुनती है 5 लोगों को, कौन, डायरेक्टरी के लोगों को। तो ये लोग हैं, मतलब जो डायरेक्टरी के लोग हैं, ये मान लीजिए डायरेक्टरी हो गई और ये लेजिस्लेटिव, इन दोनों के बीच में तुक नहीं बैठता है, आपस में जमती नहीं है। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो गवर्नमेंट होती है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो इसका फायदा उठाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे कि आसपास की छोटी छोटी कंट्री थी, ये उनको जीतते हुए आ रहे थे, तो इनकी नजर में फ्रांस भी आता है, ठीक है। अब क्या होता है इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बीच में कुछ चीजें हैं कि वुमेन्स के बारे में, तो उसको ही क्या होता है कि डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। अब जो यहाँ तक तो हमने पूरा मैन के बारे में पढ़ा, क्या वुमेन के लिए रिवॉल्यूशन होगा, क्या उनको इनकलाब मिलेगा, ठीक है, उनकी जिंदगी में बदलाव आएगा। तो वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, औरतें जो होती एक जो है जिसे बोलते हैं ना जागरूक, एकदम जो तैयार पार्टिसिपेंट, एक जो है मतलब जो एक रोल अदा करने वाली होती है, पूरी तरीके से एक्टिव रहती थी वो इस टाइम में। कब, जब नेशनल असेंबली बनी तब भी वो एक्टिव थी। जैकोबिन क्लब था तब वो थोड़ा सा डर गई थी, ठीक है, क्योंकि कब था वहां पर रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रहे थे, जैकोबिन क्लब हर किसी एग्जीक्यूट कर रहे थे, इस बीच में बैठी थी। लेकिन डायरेक्टरी के रूल में भी इन्होंने आवाज उठाई। और तो क्या होता है कि ये क्या करती है, रूल जो करती हैं वो एक किसका, एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह जो है पूरी तरह जो है अपना किरदार निभाती हैं। दे एक्सपेक्ट दैट दे कुड गेट इक्वल राइट एज मैन। वो ये सोचती हैं कि उनको भी हक मिल जाएगा आदमी की तरह, कि वो भी वोट दे सकेंगे और सरकार चुन सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वुमेन वर्ल्ड फॉर अ लिविंग, इतना सारा काम तो करती थी औरतें, ऊपर से वो क्या करती थी, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी जगह जगह पे काम किया करती थी। यहाँ पर थर्ड स्टेट की औरतें,
और जो लोग अमीर लोग होते थोड़े थर्ड स्टेज में, उनके घरों पे काम किया करती थी। दे नो हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके लिए कोई एक्सेस नहीं थी कि वो एजुकेशन हासिल कर सकें। एजुकेशन अगर कोई लेता था तो ज़्यादातर मैन इज एबल टू टेक एजुकेशन, ठीक है। दे लुक आफ्टर फैमिली, उनके लिए इतने सारे काम थे, देखिए वो फैमिली का भी जो है ख्याल रखती थी, वो एजुकेशन भी नहीं पा सकती थी, उनको काम भी करना होता था जगह जगह, ठीक है, दूसरे घरों में। वोमेंस वेजेस वर लो, इतना सब करने के बावजूद उनकी जो वेजेस थी वो ही लो थी, ठीक है। उनको मतलब जो है वो अगर देखा जाए तो आदमी को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो वुमेन को 50 रुपये मिलेगा, 60 रुपये मिलेगा, ठीक है। इस तरह क्या था, उनकी वेजेस जो है बहुत ज़्यादा लो थी, औरतें बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी थी, ठीक है। तो अब वो भी आगे कुछ करेंगी, ठीक है, देखेगा उनका भी कुछ रोल। दे टू हैव देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, अब वो सोचते हैं भाई हमें भी राइट नहीं मिल रहा है, तो उनको एक आइडिया मिलता है कि मैन ने अपना पॉलिटिकल क्लब बनाया तो उनके लिए उनके हालात थोड़े सुधर गए, अब हमें भी एक पॉलिटिकल क्लब बनाना चाहिए। तो क्या होता है कि वो सोचते हैं क्या हमारे भी एक अपना पॉलिटिकल क्लब होना चाहिए, तो क्या करती है, दे मेड, वो बनाती हैं द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन, वो एक सोसाइटी की बुनियाद रखती है, एक सोसाइटी बनाती हैं जिसका नाम होता है द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है। इसकी जो इसमें बहुत सारी औरतें रहती हैं जो कि जो है थर्ड क्लास फैमिली से होती हैं, ठीक है। क्या होता है सोसाइटी में वो भी हम अगले पेज पे देखेंगे। अब क्या पढ़ेंगे कि चेंजेस बॉट बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट, कुछ बदलाव लाए गए थे रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के जरिए। वो एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि रिवॉल्यूशन ला रही हो, इनकलाब ला रही हो पूरे के पूरे फ्रांस में, ठीक है। इनकलाब का मतलब होता है क्रांति, बदलाव, तो ठीक है। क्या होता है, क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, वो क्या करती है, हर स्टेट में एक स्कूल बनाती है और कंपलसरी स्कूलिंग, हर किसी के लिए क्या करती है, कंपलसरी कर देती है कि हर कोई जो है स्कूल जाएगा, हर किसी को स्कूलिंग करनी होगी। दे कुड नॉट टू बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विशेस, उनको अब क्या था फ्रांस में कि पहले जो लोग थे, ठीक है, उनकी शादी होती तो उनके फादर या मदर करते, लेकिन अब क्या होता है कि ये एक रूल लेके आती हैं कि कोई भी होगा अगर वो शादी करेगा तो अपनी इच्छा के अनुसार ही करेगा, ठीक है, अपनी इच्छा के खिलाफ नहीं करेगा, ठीक है, कोई और नहीं करा सकता, कोई फोर्स नहीं कर सकता। डिवोर्स वाज मेड इलीगल, अब जो तलाक थी, ठीक है, वो क्या हो गई, लीगल हो गई। दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन बिजनेस, उनको ये अलाउ कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी द सोसाइटी ऑफ रिपब्लिकन वुमेन। तो क्या करता है, इससे थोड़ा वहाँ के लोग उनकी भी सुनते हैं और क्या करते हैं, उनको जो है थोड़े से जो है हक मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डिवोर्स वाज मेड लीगल, वो तलाक दे सकती थी, उनको ये ट्रेन उनको अलाउ कर दिया गया था कि वो तैयार हो, अपने आप को तैयार करें जॉब के लिए और आर्टिस्ट बन सकें या फिर छोटा मोटा बिजनेस चला सकें, रन स्मॉल बिजनेस। सिचुएशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर, यहाँ पर हम कुछ जान लेते हैं औरतों की सिचुएशन जो कि कब थी, रीजन ऑफ टेरर में थी, ठीक है, मतलब अंडर जैकोबिन क्लब, जब जो है कॉन्वेंट के नाम से भी जाना जाता है, जब कॉन्वेंट, ठीक है, CONVENT, ठीक है, यहाँ लिख भी देते हैं, चलिए, CONVENT कॉन्वेंट, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, जैकोबिन क्लब जब रूल कर रहा था। तो क्या होता है कि मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरा तरीके से, जाहिर सी बात, इतने स्ट्रिक्ट रूल कर रहे तो औरतें क्या करती है, आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। तो क्या होता है, उनकी जो सिचुएशन रहती है रीजन ऑफ टेरर के बीच में, वो क्या रहती है, देखिए, मैक्सिमिलियन रोबिस्फेयर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, मैंने अभी आपको बताया क्या था कि रोबिस्फेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। ही बैन ऑल द पॉलिटिकल क्लब्स, वो जो सारे सारे पॉलिटिकल क्लब्स थे उस पर उन्होंने बैन लगा दी थी, ठीक है। अब क्या होता है कि वुमेन्स फील वेरी डिस्क्रिमिनेटेड, औरतें पहले से आवाज़ उठाती आई थी लेकिन अब वो डरने लग गई थी कि वो कहीं उनके साथ भी कुछ जो है कुछ बुरा बर्ताव ना किया जाए, कहीं उनको भी जो है गुलिटीन से एग्जीक्यूट ना किया जाए ज़बरदस्ती उनको, ठीक है। इफ़ एनी वन रेज वॉइस अगेंस्ट रोबिस्फेयर, अगर कोई आवाज़ उठाता था रोबिस्फेयर के खिलाफ, ही शी इम्प्रिजन्ड, वो जो है जेल में कैदी बनाया जाता था। एंड आफ्टर सम टाइम्स, मैंने पहले ही बताया था ना कि उसको पकड़ा जाता था और रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था रोबिस्फेयर के जरिए, उससे क्या किया जाता था, उन पे मुकदमा चलाया जाता था और एग्जीक्यूटेड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाती थी, एग्जीक्यूट ही ज़्यादातर कर दिया जाता था रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए। इन फ्रांस, अब देखिए फ्रांस में सिचुएशन क्या थी, तो क्या होता है कि इन फ्रांस वुमेन गॉट वोटिंग राइट इन 1946, फ्रांस में जो औरत थी उनको कब राइट मिलता है वोटिंग का, 1946 में, गलत डेट नहीं है, 1792, 93, 94 के वक्त की बात चल रही है, लेकिन जो है उस वक्त जो है इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, तकरीबन 150 साल बाद जाके फ्रांस की वुमेन को राइट टू वोट मिलता है कि वो वोट दे सके, ठीक है, बहुत लेट में इनको राइट मिलता है, ठीक है।
ओलम्पिडी डोगियोस वॉज अ रिवॉल्यूशनरी वुमेन। अब ये जो थी ओलम्पिडी गोगियोस, ये कौन थी? एक रिवॉल्यूशनरी वुमेन थी। शी रेस्ड वॉइस अगेंस्ट रॉबिस्फेयर, ये क्या करती हैं? आवाज उठाती है रॉबिस्फेयर के खिलाफ। शी रोट, वो एक बुक लिखती हैं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, जिसमें बताया जाता है कि औरतों का जो है सिटीजन के जरिए क्या राइट मिलने चाहिए, ठीक है, एज अ सिटीजन। तो ये इनकी बुक रहती है। इनके साथ आगे क्या किया जाता है, कितना बुरा सलूक होता है, बर्ताव होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि ओलम्पिक डी गोगियस के साथ क्या होता है। उसके साथ क्या होता है? तो क्या होता है कि रेज्ड वॉइस अगेंस्ट जैकोबिन क्लब, ये मैंने अभी आपको पिछले पे बताया था ना कि ये आवाज उठाती हैं जैकोबिन क्लब के खिलाफ। इम्प्रिजेंट, इनको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, ठीक है। ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, अब इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, किसके जरिए? रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के जरिए। और क्या किया जाता है? इनको जो है दोषी पाया जाता है, किसके नजदीक? रोबिस्फेयर के नजदीक, कि तुम क्यों आवाज उठा रही हो हमारे खिलाफ। तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय यूजिंग ग्लूटीन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे कि फ्रांस में जो स्लेवरी का सिस्टम चला आ रहा था, ठीक है, लोगों को जो है कैद, मेरे एक तरह से कहें तो स्लेवरी में लोगों को खरीद के लाते थे, जबरदस्ती से काम कराते थे, ठीक है, उनसे। और उनको जो है कोई वेजेस नहीं दी जाती, सिर्फ उनको खाना किया जाता था, मारा पीटा जाता था और बहुत ज्यादा काम कराए जाते थे। तो उसमें क्या एक्शन लेती है फ्रांस की गवर्नमेंट, चलिए ये देखते हैं। देखिए क्या होता है कि द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, अब जो स्लेवरी थी उसको खत्म कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि जैकोबिन रिजीम में जो है स्लेवरी क्या थी? पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि अबॉलिश किया जाए। यूरोपियन कंट्री यूज टू मेक, देखिए क्या होता है कि यूरोपियन कंट्री यूज टू मेक देयर ओन कॉलोनीज इन अदर कंट्रीज, यूरोप की जो कंट्री थी, ठीक है, वो कोशिश क्या करती थी कि वो कॉलोनीज बनाए दूसरी कंट्रीज में। अब ये किस लिए कॉलोनीज बनाए वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए वो क्या करती थी, दूसरी कंट्री में जाके दूसरी जगह कब्जा करती थी, वहां पर कॉलोनीज बनाती थी, वहां पर खेती करती थी, या वहां पर जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उनका लाभ उठाती थी, ठीक है। कहाँ? दूसरी कंट्री, अपनी कॉलोनीज। कंट्रीज में जो है अपनी कॉलोनीज बनाया करती थी। तो क्या होता है, अब ये कॉलोनीज क्या होता है, देखिए क्यों बनाया करती थी, कैसे बनाया करती थी, ये पढ़ती, देखिए। सप्लायर्स ऑफ कैमोडिटीज, ये कैमोडिटीज को सप्लाई करने के लिए बनाती थी, सच एस टोबैको। अब देखिए कैमोडिटीज क्या होता है, देखिए कैमोडिटीज होता है कि बहुत सारी चीज जिसमें आती हो, ठीक है। जैसे हो गया कि टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, ये क्या करती थी? देखिए अगर हम इसको शॉर्ट में जाने, यूरोपियन कंट्री दूसरी कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाती थी, ठीक है। वहां पर जा करके जो है कई सारे फील्ड्स बनाती थी, खेत बनाती थी, वहां पर खेती करती थी, और वहां पर जो चीज प्रोड्यूस होती थी जिसमें आता था टोबैको, तंबाकू आता था, इंडिगो आता था, इंडिगो होता है जिससे जो है मतलब नील कहते हैं जिसको शायद, और शुगर आता था, उसमें जो है शुगर जैसे हो गया मतलब गन्ना उगाते थे, ठीक है, उससे शुगर बनाते थे, और कॉफी की भी प्रोड्यूस करते थे, कॉफी भी प्रोड्यूस करते थे। तो ये दूसरी कंट्रीज में क्या करती थी? कॉलोनी बनाती थी और वहां पर जाके खेती करती थी और कुछ भी प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में ला करके लोग बेचा करते थे। क्या होता है कि अब जो स्लेव ट्रेड थी, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले पेज हमने पढ़ा था कि वहां पर जो स्लेव था उसको, स्लेवरी ट्रेड जो थी उसको खत्म किया जाता है। तो देखिए क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, वहां पर एक ट्रेड चल रही थी, ठीक है, तिजारत चल रही थी कि वहां पर कोई सब्जियां नहीं बेचा जा रही थी, आलू प्याज नहीं बेचा जा रहा था, वहां पर सीधे इंसानों को बेचा जा रहा था गुलाम बना करके। तो ये ट्रायंगुलर शेप में कुछ बेचा जा रहा था। देखिए ट्रायंगुलर शेप में कैसे बेचा जा रहा था, ये तो मेरे ही पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कैसे बेचते थे। देखिए ये एक नेंटिस बॉर्ड्यूक्स, एक फ्रांस का एक जजीरा है, ठीक है, ये आपको आगे समझ में। ये अफ्रीका है, मैप मैं आपको मैप से समझा रहा हूँ, ठीक है, ये अफ्रीका है, ये है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का कुछ पार्ट है। अब देखिए क्या होता है
कि इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ये देखिए क्या होता है, नेंटिस बॉल्ड्यूक्स जो है यहाँ पर स्लेव बिकते हैं, ठीक है, एक ये जजीरा एक यहाँ पर है, इन दो जगहों पे स्लेव बिका करते हैं। अफ्रीका से क्या होते हैं कि अफ्रीका से लोग स्लेव आते हैं, लेके जाते हैं कहाँ, नेंटिस बॉल्ड्यूक्स में कुछ ट्रेडर्स रहते हैं जो अफ्रीका आते हैं, ठीक है, वहां से वापस स्लेव लेके कहाँ जाते हैं, नेंटिस बॉल्ड्यूक्स में जाते हैं। और नेंटिस बॉल्ड्यूक्स पे क्या होते हैं, स्लेव्स बिका करते हैं, ठीक है। अब लोग जो हैं जिनकी प्लांटेशन फील्ड हुआ करते थे अमेरिका में, वो क्या करते हैं, यहाँ से स्लेव खरीदते हैं नेंटिस बॉल्ड्यूक्स से और उनको पकड़ के ले जाते हैं अमेरिका, उससे काम कराते हैं अपने खेतों में। तो इसी को कहते हैं कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब ये ट्रायंगुलर बना कि नहीं, ट्रायंगल बना कि नहीं, देखिए ये था अफ्रीका, ठीक है, ये यहाँ हो गया, ये नेंटिस बॉल्ड्यूक्स हो गया, ये अमेरिका हो गया, ठीक है। अब ये तीन कंट्रीज आप देखें तो बीच में इनके ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। अब देखिए क्या होता है, कुछ पॉइंट्स है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ ही लिया है, हमारा थ्योरी पार्ट जो है पूरा कंप्लीट हो ही चुका है, एक टॉपिक बस रह गया छोटा सा, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट वाला। तो क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें रिमेंबर करने हैं। तो क्या है होता है, 3 कॉन्टिनेंट्स आर कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर, 3 कॉन्टिनेंट्स थे जो कि एक साथ कनेक्ट हो रहे थे, कहाँ पर, स्लेवरी ट्रेड में, ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेवरी ट्रेड में, फ्रॉम ईच अदर, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि व्हाट इज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, आप चाहे तो डायग्राम बनाएं और जो है ये डेफिनेशन भी लिख दें, ठीक है। 3 continents are connected from each other, so that is called triangular slave trade, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। स्लेवरी वॉज अलाउड एट द टाइम ऑफ लुइस 16, देखिए क्या होता है कि लुइस 16 जो होते हैं, ठीक है, उनके टाइम में स्लेवरी गुलाम रखना ठीक है, वो अलाउ रहता है। अब क्या होता है, देखिए डिबेट्स टू स्टॉप स्लेवरी, अब क्या होता है कि डिबेट हुआ करते थे कब, नेशनल असेंबली के टाइम में, कि स्लेवरी को स्टॉप किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। क्या होता है, बिकॉज देयर आर प्रोस्पेरस पीपल इन नेशनल असेंबली, ये इस वजह से होता है क्योंकि नेशनल असेंबली में प्रॉस्पेरस लोग थे। प्रॉस्पेरस लोग का मतलब होता है अमीर लोग थे। देखिए अमीर आदमी हैं तो उन्हीं के तो खेत होंगे दूसरे मुल्कों में, उनके पास पैसा होगा तो वही तो जा सकेंगे दूसरे मुल्कों में जहाज लेके और वहां जो है तिजारत कर सकेंगे, ठीक है। तो वो लोग बस जो है एक तो दिखाने के लिए जो एक तरह से कहें तो क्या करते थे, डिबेट करते थे, नहीं भाई स्लेवरी खत्म की जानी चाहिए, छोटे मोटे डिबेट, ठीक है, लेकिन वो करना नहीं चाहता था उनमें से कोई भी दिल से, ठीक है। यही बोल रहे हैं कि जो है प्रोस्पेरस पीपल इन नेशनल असेंबली एंड दे यूज स्लेव्स ऑन देयर प्लांटेशन, वो एक तो ऊपर प्लांटेशन में स्लेव यूज भी करते थे और दिखाने के लिए भी कहते थे कि हम जो है स्लेवरी को स्टॉप करना चाहते हैं। कुछ इसको जो है सिंपल तरीके से समझ लेते। अब देखिए क्या होता है कि कन्वेंशन के टाइम में कुछ समझ लेते हैं कि इन द कन्वेंशन टाइम, कन्वेंशन का टाइम मतलब होता है कि इन द टाइम ऑफ रोबिस्फेयर, ठीक है, टाइम ऑफ रोबिस्फेयर स्लेवरी वॉज अबॉलिश, स्लेवरी जो थी पूरी तरीके से अबॉलिश कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, बैन लगा दी गई थी स्लेवरी पे, क्योंकि रोबिस्फेयर मैंने बताया ना कुछ ज्यादा ही हार्ड जो है डेमोक्रेसी लेके आ गए थे, एकदम तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी वो, ठीक है, वो क्या था एक तरह से बहुत खराब रूल कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो वो क्या कर रहे थे, स्लेवरी वॉज अबॉलिश, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था और किया भी जाना चाहिए था। लेकिन व्हेन द पावर्स कम अंडर नेपोलियन बोनापार्ट ही इंट्रोड्यूस स्लेवरी, मगर जब पावर आई नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में तो उन्होंने स्लेवरी को वापस से चालू कर दिया। अगर हम इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में समझें तो कुछ इस तरह समझेंगे कि नेशनल असेंबली, ठीक है, नेशनल असेंबली डिबेटेड ओवर, नेशनल असेंबली में क्या होती थी, डिबेट होती थी, ठीक है। कन्वेंशन के टाइम में क्या आया, कन्वेंशन में जो भी रोबिस्फेयर का टाइम था उसमें इसको अबॉलिश कर दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में री इंट्रोड्यूस स्लेवरी कर दी गई, स्लेवरी को वापस चालू कर दिया गया। मतलब जो 1-1.5 साल के लिए जो किया था रोबिस्फेयर ने, सही से कर भी नहीं पाए थे तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट आए थे फ्रांस में, सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो तिजारत कर सके, पैसा कमा सके फ्रांस से, ठीक है। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848, स्लेवरी जो थी फ्रांस में वो सीधे अबॉलिश होती है 1848 में। जो नेपोलियन बोनापार्ट आए थे वो मेरे ख्याल से जो है डायरेक्टरी के रूल करने के बाद आए थे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टरी क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, क्योंकि लेजिस्लेचर और डायरेक्टरी के बीच में कोई भी भेदभाव था, बहुत ज्यादा जो है उनकी बातें नहीं हो पाई थी, तुक नहीं बैठ रहा था, तो कमजोर हो गए थे वो। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने आकर के फ्रांस पे कब्जा कर लिया। अब हम कुछ पढ़ेंगे किसके बारे में, रिवॉल्यूशंस के बारे में, इनकलाब के बारे में, क्रांति के बारे में, ठीक है। अब क्या होता है कि अपकमिंग ऑफ लॉज, कुछ नए कानून आते हैं, डेट वुड ट्रांसलेट, जो कि ट्रांसलेट करते हैं द आइडियल ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का जो आइडिया होता है, इक्वेलिटी का जो आइडिया होता है
उसको लेकर के जो है कुछ लॉज आते हैं। तो क्या होता है कि अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, ये जो सेंसरशिप थी, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, देखिए कुछ अच्छी डायग्राम से समझ लेंगे क्या होता है कि ओल्ड रिजीम सेंसर्स ऑफ किन, ये जो पुरानी रिजीम थी पीरियड बिफोर 1789, ये तो हमने पहले ही पेज पे पढ़ लिया था कि ओल्ड रिजीम का मतलब क्या होता है कि पीरियड बिफोर 1789, 1789 से पहले का जो पीरियड होता है वो क्या जाना जाता है, ओल्ड रिजीम के नाम से। तो उसमें राजा की पूरी बातें चलती थी, राजा जो करना चाहेगा वो करेगा, ठीक है। लेकिन जो न्यू रिजीम आई थी, मतलब पीरियड आफ्टर 1789, उसमें क्या होता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, उसमें क्या होता है कि नई रूल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सेंसरशिप जो होती है, जो पावर होती है कई हिस्से में बढ़ जाती है, कई लोगों के सेंसर चलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी काम करना पड़े, कोई भी लॉ करना पड़ेगा तो उसको रूल पास करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कि भाई पूछना पड़ेगा हर कोई राजी है कि नहीं, इससे उसके लिए वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो यही ये कहना चाह रहे हैं सेंसरशिप से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर किसी को आज़ादी हो कि वो स्पीच दे सके, बोल सके, ठीक है, और कुछ एक्सप्रेस कर सके। लेकिन ये कब था, ओल्ड रिजीम में नहीं था, लुई 16 के टाइम में नहीं था, ये कब था, न्यू रिजीम में आई थी आज़ादी लोगों की, वो बोल सके, अपने एक्सप्रेशंस को जो है लोगों के सामने रख सकें। अब देखिए क्या होता है कि इस बीच में जब इतना ज़्यादा इनकलाब आ चुका था, फ्रांस में बदलाव आ चुका था, तो क्या होता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कौन, प्रिंट। अब भाई ये प्रिंट क्या होता है, तो ये वही प्रिंट है जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं, जो कि प्रिंटर भी कहते हैं, जिससे प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव जुलूस प्रोसेसेस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल, लोग क्या करते थे, सॉन्ग्स चलाया करते थे, सॉन्ग्स गाते थे और जुलूस निकाला करते थे प्रोसेस, और इससे क्या होता था कि बहुत सारे लोग क्या होते थे, अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। भाई ये जो इतना मेहनत कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो कोई वजह तो होगी भाई इसके पीछे, क्यों कर रहे हैं ये सब। तो क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल कौन अदा करता है, भाई जब लोग जुलूस निकालते थे, सॉन्ग गाया करते थे, तो ये सब बातें अखबारों में छपा करती थी, मैगजीन्स में छपती थी, और बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ पर ये बातें जाया करती थी लोगों के बीच में। तो यही बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है फ्रांस को जो रिपब्लिक होने में, ठीक है, आज़ाद होने में, ये क्या प्रिंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज यूज ऑफ प्रिंट। आप एक काम करिएगा, इसका आंसर जो है मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइएगा, मैं चेक करूंगा, मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपने सही लिखा है कि नहीं। अब देखिए क्या देखते हैं हम, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि क्रोन्ड एज एम्परर इन 1804, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो अपने आप को राजा बना लेते हैं 1804 में, ठीक है, फ्रांस में जो है कब्जा कर लेते हैं। कनकर्ड मैनी यूरोपियन कंट्रीज, वो क्या करते हैं, उन्होंने बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था, अपने हाथ में ले रखा था, ठीक है। इसमें कौन आता है, पोलैंड भी आता है, बेल्जियम भी आता है। अब ये पोलैंड क्या है, ठीक है, पोलैंड एक कंट्री का नाम है जो कि फ्रांस के आजू बाजू में है, बेल्जियम भी एक छोटी कंट्री है जो कि फ्रांस के आजू बाजू में है, ठीक है, बगल में। तो अब ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, ये जाने जाते थे यूरोप को जो है मॉडर्न बनाने में, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा था यूरोप को मॉडर्न करने में, ठीक है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप के नाम से भी इनको जाना जाता था। क्या होता था, देखिए 1804 में यह आया, फ्रांस में रूल किया इन्होंने कुछ जो है 11 साल तक लगभग। और क्या होता है, इनकी एक जंग होती है जिसको जाना जाता है बैटल ऑफ वाटरलू, और ये कब होती है, 1815 में। इसमें जो है ये डिफीटेड, ये इनको हार मिलती है, शिकस्त हो जाती है, ये मारे जाते हैं, ठीक है। मगर बट हिज आइडियाज हैड अ डीप इम्प्रिंट्स ऑन सोसाइटी, लेकिन इनके जो आइडियाज होते हैं इसका बहुत गहरा असर पड़ता है सोसाइटी पर। अभी हम देखेंगे कितना गहरा असर पड़ता है सोसाइटी पर, इसका जो असर होता है, ठीक है, इनके आइडिया का, क्योंकि इनके आइडियाज जो थे बहुत अच्छे थे, ठीक है, लोगों को पसंद आते थे। अब देखिए इनके खिलाफ लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने जंग क्यों की, तो देखिए सीधी बात है कि बाहर से कोई आया हुआ इंसान जो है आपकी कंट्री पे रूल करेगा, भले ही वो कितना भी अच्छा रूल करे, क्या आपको अच्छा लगेगा, कभी नहीं अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल यही हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट आए थे और लोगों को अच्छा ही लगा था, तब भी वो जबरदस्ती की तरह 11 साल जो है रूल करे थे। तो इन्होंने क्या किया, लोगों ने वाटरलू की एक जंग हुई, इसमें नेपोलियन बोनापार्ट क्या कर दिए गए, पूरी तरीके से शिकस्त मिली, उन्हें हार मिली और वो मारे गए। इनके आइडियाज जो पढ़े थे वो इंडिया पे ही पढ़े थे, वो क्या आइडियाज थे वो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे।
मैंने आपको बताया था कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनके आइडियाज़ बहुत फेमस थे। तो उनका एक आइडिया था द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स को भी लेकर के, उनके डेमोक्रेसी को लेकर के, डेमोक्रेसी में जो लोगों को राइट्स मिलते, हक मिलते हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे, कदम उठाया था। तो उनके जो आइडिया था वही बहुत ज़्यादा फेमस था। और द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेजेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। ठीक है, तो क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था पिछले पेज पे कि जो है इनके आइडियाज़ जो थे उसका बहुत गहरा असर पड़ता है इंडिया पे भी। तो क्या होता है कि एक बात याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय रिस्पॉन्स टू द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रांस, राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान जो थे ना, इन लोगों ने इसकी तारीफ की थी। किसकी? इनके जो आइडियाज थे डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, इन्होंने इसकी तारीफ की थी, इन्होंने कहा था कि इनके आइडियाज ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मैं एक बात याद रखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन 100% आता है कि वो व्हाट the name of two Indians in the chapter which has come in the chapter the French Revolution। तो आपको यहाँ आंसर लिखना होगा द टीपू सुल्तान, ठीक है, एंड राजा राम मोहन रॉय। तो ये दो ही इंडियन है जो पूरे चैप्टर में आते हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा। बहुत सारे लोग को ये नाम याद भी आ गया होगा। तो यही होता है हमारा चैप्टर खत्म। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप में से किसी को चैप्टर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझसे पूछ भी सकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 90% कोशिश करूंगा कि 90% लोगों के क्वेश्चंस का जवाब दिया जाए। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अब जाइए और पढ़िए। Subscribe our channel. Thanks for watching. We will meet in next video. Bye bye. Take care.